नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जी के टॉपिक्स पोर्शन कवर कर रहे थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी इसके लेक्चर्स कवर किए हुए थे, हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और हमने देखिए इसका एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे लिंक इसका आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप लोग इसे बाई कर सकते हैं। और साथ में हमने फिजिक्स का भी जो है पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड आपको कर दिया है। और देखिए दोस्तों, हमने जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए इंग्लिश और जीके का एक स्पेशल कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट कोर्स आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, तो इसमें देखिए आपके लिए जो है टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश का पूरा कंप्लीट और जीके का डेली एक लेक्चर आपको मिलेंगे। और इसके अलावा इंग्लिश और जीके के और इसमें आपको जो सब्जेक्ट के पीडीएफ है आपको पूरा पूरा फुल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा जो परचेज करेंगे इस कोर्स को। यानी बाकी जो लोग यूट्यूब पे स्टडी कर रहे हैं तो उनको जैसे पे करते हैं तो वो तो आप लोग कर सकते हैं उसको। लेकिन जो लोग कोर्स को बाई करेंगे तो उसमें जो है आपको पीडीएफ ये फ्री में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश जीके का, फिजिक्स का और साथ में करंट अफेयर का, जो कि हम आपको आने वाले दिनों में प्रोवाइड करेंगे। अभी हमने इसमें जो है जीके का और फिजिक्स का प्रोवाइड कर दिया है। और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपको जो है ओनली 199 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं स्पेशली, तो आप लोग जो है हमारे इस ऐप को डाउनलोड करना। सर जी क्लासेस का ऐप है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे आपको कोई ऐड नहीं आएगा, जैसा कि यूट्यूब में आपको ऐड आता है। तो इसमें आपको बिना ऐड के वीडियो आपको मिलेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो लोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। तो पिछले क्लास में हमने जो है इन्फ्लेशन और उसके टाइप्स और साथ में जो मेजर्स होते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, तो ये सारा चीज़ हमने स्टडी किया था। तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लेना। आप लोग एक सीक्वेंस में देखते चलना, तो आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आज जो हम लोग कवर करेंगे तो वो है आपका 5 ईयर प्लान्स जो इम्प्लीमेंट किए गए थे इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद से। तो देखिए, जो 5 ईयर प्लान्स है, तो ये जो है इसका क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं इसमें। तो वो आपका रहता है यहाँ पे कि जैसे ड्यूरेशन है आपका सबसे पहले, यानी कि जो 5 ईयर प्लान जब से स्टार्ट हुई थी, तो ये 5 साल के लिए जैसे कार्यकाल इनकी इसकी रहती है। तो इसमें मेजरली आपको पूछा जाता है बेसिक थीम। और साथ में जो है इसमें जो है और कौन कौन सी चीज़ जिस पे फोकस किए गए हुए थे, तो ये सारा चीज़ हम लोग इसमें कवर करते चलेंगे। तो इसमें आपका मेनली ईयर भी आपका रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। और बीच में जैसे कि कहीं कहीं पे 5 ईयर प्लान की जगह पे कुछ और प्लान लाए गए थे, तो वो चीज़ वहाँ पे ब्रेक आई थी, तो आपको उस ईयर को भी याद रखना है। और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट जो हुए थे बीच में, तो वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे हम लोग। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनना, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसके बाद। तो देखिए, जब ये 5 ईयर प्लान जब लॉन्च ये किया गया था, तो ये मॉडल सबसे पहले तो ये आपसे पूछा था कि हमने किससे लिया हुआ, तो 5 ईयर प्लान ये यूएसएसआर का हमने लिया हुआ था, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि उनके ही जो बेसिक थे, जो भी आइडियाज़ थे, आइडियोलॉजी थे, उसी के बेसिस पे हमने ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो पहला जो 5 ईयर प्लान था, तो इसका देखिए जो ड्यूरेशन था 1951 से लेकर 1956 तक। तो ये स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था 51 से। आप लोग 5 साल ऐड कर दीजिए तो ये आपका 56 हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन। तो इसमें मेजरली फोकस जो किया गया था, तो वो है एग्रीकल्चर पे, यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। क्योंकि देखिए, एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का, और स्टार्टिंग में हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे ही। तो इसीलिए जो इसको जो है सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। और इसे देखिए हरड-डमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना यहाँ पे। और बाकी ये टारगेट ग्रोथ रेट या फिर एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ था, ये चीज़ नहीं पूछा जाता है आपसे। लेकिन ये चीज़ आप लोग देख लेना है यहाँ पे कि 2.1 का टारगेट रखा गया था ग्रोथ का, लेकिन हमने इससे ज़्यादा अचीव किया था। एक्चुअल में 3.36% तक हमने अचीव किया हुआ था। फिर उसके बाद देखिए, जो सेकंड 5 ईयर प्लान आपका है, तो इसका ड्यूरेशन रहा था, तो 56 में एंड हुआ, तो वहीं से आप लोग स्टार्ट करना है यहाँ पे। 56 से लेके 5 ईयर ऐड कीजिए इसमें, तो ये 61 तक आपका जाएगा। तो ये ड्यूरेशन था सेकंड 5 ईयर प्लान का। तो इसमें जो फोकस किया गया था, तो वो है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, यानी कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड ऑन द हैवी इंडस्ट्री पे ज़्यादा जोर दिया गया था। तो सिंपली आपको इंडस्ट्री पे फोकस किया गया था सेकंड 5 ईयर प्लान में, आपको ये याद रखना है। तो इसमें देखिए टारगेट था 4.5 का, और अचीव किया गया था। मतलब एक्चुअल जो हुआ था तो 4.2 हुई थी इसमें। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है। फिर उसके बाद देखिए, जो थर्ड 5 ईयर प्लान है, तो इसका देखिए ड्यूरेशन रहा था 1961 से लेकर 1966 तक। तो ये आप लोग 61 में एंड हुआ था, तो वहीं पे 5 साल ऐड कर दिए, तो ये आपका 66 तक चला जाएगा। तो इसमें देखिए, जो मेनली फोकस किया गया था आपका है, दैट इज हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्री पे, और साथ में सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स पे। तो मेनली आपका हेवी जो था, इसमें बेसिक इंडस्ट्री पे ही फोकस किया गया था यहाँ पे भी।
तो आप लोग देखिए फर्स्ट और सेकंड का याद रखना, ये ज़्यादा पूछा आता है, थर्ड का आपसे उतना नहीं पूछा आता है। जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट जो थीम रहते हैं जो भी ईयर के, तो वो हम आपको यहाँ पे बताते चलेंगे। अब देखिए ये जो ड्यूरेशन था आपका थर्ड फाइव ईयर प्लान का, तो इसमें बहुत सारे जो है अनवांटेड इवेंट्स हो गए थे यहाँ पे, यानी कि जो हमारे लिए अच्छी नहीं थी वो। जैसे कि इंडिया और चाइना का युद्ध हो चुका था 1962 में। इसके बाद इंडिया पाकिस्तान के साथ भी कॉम्बैट हुई थी। और इसके अलावा जो है हमारे जो पीएम थे उनका भी डेथ हो चुका था। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे अनवांटेड इवेंट्स हो चुके थे इसके बीच में। तो जिससे कि इस समय जो टारगेट रखा गया था 5.6 का, तो ये जो है काफ़ी मतलब कि जो हम लोग अचीव नहीं कर पाए, काफ़ी इसमें ग्रोथ डिक्लाइन देखने को मिले थे। ओनली 2.7% ही हमने अचीव किया हुआ था। तो ये जो थर्ड फाइव ईयर प्लान था, तो ये पूरी तरीके से जो था ये फेल कर गया था। तो इसी के जगह पे देखिए यहाँ पे अब फाइव ईयर प्लान में ब्रेक लगता है, यहाँ पे लाया जाता है प्लान हॉलीडे, यानी कि एनुअल प्लान के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका ड्यूरेशन था 1966 से लेके 1969 तक। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये पूछा जाता है आपसे कि जो प्लान हॉलीडे था तो ये कब लॉन्च किया गया था। तो 1966 से लेकर 1969 तक का ये पीरियड था इस समय। फिर इसके बाद देखिए फिर से जो फोर्थ फाइव ईयर प्लान था, तो ये जो है स्टार्ट किया गया था 1969 में। और ये 5 ईयर ऐड कर दीजिए इसमें, तो 74 आपका हो जाएगा। तो ये है इसका फोर्थ फाइव ईयर प्लान का ड्यूरेशन 1969 से लेकर 74। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना 69 से 74 का था। तो इसमें देखिए मेनली जो फोकस किया गया था डैट इज सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स एंड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो ये था इसका बेसिक थीम जो कि आपका फोर्थ फाइव ईयर प्लान का था। फिर इसके बाद देखिए जो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका ड्यूरेशन था 1974 से लेकर 1979 तक का। और मेजरली इसमें जो फोकस किया गया था, तो वो गरीबी हटाओ का, यानी गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया था। पोवर्टी एलिवेशन का, सेल्फ रिलायंस और गरीबी हटाओ। तो ये मेनली आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा आता है कि जो गरीबी हटाओ यानी कि पोवर्टी एलिवेशन है, तो ये कौन से फाइव ईयर प्लान का जो है मेन बेसिक थीम था। तो ये फिफ्थ फाइव ईयर प्लान का। और इसमें देखिए ये वही समय है जब इमरजेंसी इम्पोज किए गए थे इंडिया में। तो यहाँ पे भी देखिए बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हुई थी गवर्नमेंट के ऊपर में। तो इसी के चलते जो है यहाँ पे जो फाइव ईयर प्लान था, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, तो इसे ब्रेक करना पड़ा था। और बीच में एक रोलिंग प्लान यहाँ पे इम्पोज की गई थी। तो इसे जनता पार्टी के द्वारा ये लाया गया हुआ था। तो ये पीरियड था इसका 1979 से लेके 80 तक का। तो ये आप लोग याद रखने, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर नेक्स्ट देखिए जो यहाँ पे सिक्स फाइव ईयर प्लान था, तो इसका जो ड्यूरेशन रहा था, तो वो है 1980 से लेकर 1985 तक का। तो इसके बाद देखिए कोई गैप नहीं है, यहाँ पे आप लोग कंटिन्यूअसली याद कर सकते हैं, फाइव फाइव ईयर का आप लोग ऐड करते जाइएगा। तो ये जो है आपका आ जाएगा सिक्स फाइव ईयर प्लान था, इसका ड्यूरेशन था 1980 से लेकर 1985 तक का। तो इसमें देखिए जो मेजरली जो फोकस किया गया था, जो थीम था इसका, पॉवर्टी एलिवेशन का और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। तो मेनली इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का आपका है जो फोकस किए गए हुए थे। तो ये था सिक्स फाइव ईयर प्लान का। और इसमें देखिए जो टारगेट जो ग्रोथ रेट था इसका, वो 5.2 अचीव किया गया था, मतलब रखी गई थी, अचीव किया गया था 5.5 का। तो ये भी जो है सक्सेस माना गया था इसको, जो सिक्स फाइव ईयर प्लान था। और वहीं पे देखिए जो सेवन फाइव प्लान था, तो इसका ड्यूरेशन था 1985 से लेके 1990 का। और इसमें मेजरली जो फोकस किया गया था फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ये सारा जो थीम इसका था बेसिक, यानी कि जो सेवन फाइव ईयर प्लान का। अब यहाँ पे देखिए कुछ अनटूवर्ड इवेंट भी जैसे बीच में यहाँ पे हो गए थे। जैसे कि इसके बीच में आपका राजीव गांधी जी थे, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, और उसके बाद इनका जैसे देहांत भी हो चुका था। तो इसके चलते थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी भी आ गई थी। तो ये इवेंट्स भी आप लोग बीच बीच में देखते चलना यहाँ पे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एक और प्लान हॉलीडे लाया गया था यहाँ पे बीच में आपका। तो इसमें देखिए जो मेजरली जो फोकस किया गया था, तो वो है आपका यहाँ पे प्लान हॉलीडे जो लाया था यहाँ पे ईयर इसका, ये आप लोग याद रखना 1990 से लेकर 1992 तक का ये ड्यूरेशन था इसका प्लान हॉलीडे का। फिर उसके बाद देखिए जो एट फाइव ईयर प्लान है, तो इसका ड्यूरेशन रहा था, आप लोग यहाँ पे इसके बाद ऐड कर देना प्लान हॉलीडे के बाद, 1992 से लेकर 1997 तक का। तो इसमें जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था एट फाइव ईयर प्लान का। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है आपका यहाँ पे कि एट फाइव ईयर प्लान है। तो इसका जो मेजर जो थीम था इसका क्या था, तो वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का था। और ये देखिए जो ड्यूरेशन आपका था यहाँ पे 1992 से 1997 तक का। इसके बाद का आप जितने भी फाइव ईयर प्लान आपके आएंगे, तो सभी में आप लोग फाइव फाइव ईयर का आप लोग 5 5 साल का ऐड करते जाना। तो आपका अब वो सीक्वेंस सही हो जाएगा। इसके पहले मतलब थोड़ा सा जैसे बीच में और जो सारे चीज़ थे, तो वो सारे चीज़ आए हुए थे, जैसे कि आपका प्लान हॉलीडे, एनुअल प्लान।
लेकिन अब इसके बाद आपका सारा चीज़ सीक्वेंस में आ जाएगा, यानी कि 97 के बाद आपका अगला जो रहेगा तो 2002 तक, फिर उसमें 5 साल ऐड कीजिए, 2007 तक फिर 5 साल ऐड कीजिए तो 12 तक, उसके बाद फिर बीच में जो है 12 से लेकर 17 तक का, लेकिन बीच में इसको जो है टर्मिनेट कर दी गई थी। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस में आप यहाँ पे याद कर सकते हैं 1992 के बाद से। तो ये था आपका दैट इज 8th 5 ईयर प्लान का। और वहीं पे जो 9th 5 ईयर प्लान है, इसका ड्यूरेशन था 1997 से लेकर 2002 तक का। तो ये उस समय का कार्यकाल है जिस समय अटल बिहारी जी थे प्राइम मिनिस्टर हमारे। और ये था, इसमें मेनली देखिए फोकस किया गया था आपका ग्रोथ विद इक्विटी एंड सोशल जस्टिस का। फिर इसके बाद देखिए जो 10th 5 ईयर प्लान था, तो इसका ड्यूरेशन था 2002 से लेकर 2007 तक का। तो इसमें देखिए ग्रोथ विद इक्वालिटी, इक्वल सोशल जस्टिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये सारे थीम थे। तो ये आपसे नहीं पूछा था इतना, जो मेन मेन आपको हमने बताया हुआ है वो आप लोग याद रखना। फिर उसके बाद देखिए जो 11th 5 ईयर प्लान था, तो इसका ड्यूरेशन था 2007 से लेकर 2012 तक का। फिर इसके बाद इसमें जो फोकस किया गया था आपका टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, तो ये था 11th 5 ईयर प्लान का। और वहीं पे जो 12th 5 ईयर प्लान था, तो इसका देखिए ड्यूरेशन था 2012 से लेकर 2017 तक का ड्यूरेशन रखी गई थी इसकी। तो इसमें जो रखी गई थी बेसिक थीम, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इस पे देखिए जैसे 2012 से लेकर 2017 तक का इसका जो कार्यकाल जो था इसका जो यानी कि जो 12th 5 ईयर प्लान था, लेकिन इसे जो है बीच में ही टर्मिनेट कर दी गई थी 2014 में। 2014 में आप जानते हैं कि न्यू लोकसभा की इलेक्शन हुई थी, तो उसमें न्यू गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी में आई थी। तो इन्होंने जो है 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट था तो इसको टर्मिनेट कर दिया था। तो इसके जगह पे नीति आयोग का फॉर्मेशन की गई थी, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। इसमें देखिए क्वेश्चन आपका है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान, यानी कि पांचवा जो पंचवर्षीय योजना थी, तो उसका जो बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो हमने आपको बताया था कि जो 5th 5 ईयर प्लान था, तो इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था दैट इज पॉवर्टी को रिमूव करना, यानी कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आपका हो जाएगा। तो इसी पे ही आपको फोकस करना है, पॉवर्टी एलिवेशन, जो कि 5 ईयर प्लान था, 5th 5 ईयर प्लान का पांचवे जो पंचवर्षीय योजना थी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर डेवलपमेंट एफर्ट्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ये कोर डेवलपमेंट एफर्ट्स हमने किस 5 ईयर प्लान में किया था, तो ये 8th 5 ईयर प्लान में था। तो दैट इज ऑप्शन 1 आपका करेक्ट इसका हो जाएगा। आठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी, तो इसमें हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को जो है इस एक कोर डेवलपमेंट के एफर्ट्स ग्रुप में हमने लिया हुआ था। फिर उसके बाद देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट था, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन थी, इसको टर्मिनेट करके नीति आयोग की फॉर्मेशन किया गया था। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है तो वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। आपको जो है इतना ही सिर्फ स्टडी करना है, आपको जो है इसके अलावा और कुछ ज़्यादा आपसे पूछे नहीं जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म इसका याद रखना है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है इसका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसमें आप लोग हर एक जो दिया हुआ है वर्ड आपका, तो आप लोग इस पे फोकस करना है। इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट सब कर दे। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, किसी में आपको ट्रांसफॉर्म इंडिया दे देगा, किसी में आपको ट्रांसफॉर्मिंग या फिर या ट्रांसलेटिंग इंडिया या फिर कुछ और करके इस तरीके से दे देगा। लेकिन आपको करेक्टली याद रखना है इसका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग जो आपका है, तो ये जो है एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये किसके अंदर में आता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। और क्या है ये, तो एक पॉलिसी थिंक टैंक है। तो ये भी आप लोग याद रखना, ये भी पूछा था यहाँ पे। तो इसका देखिए इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1 जनवरी 2015 को। तो ये डेट भी आप लोग याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया था एक बेसिक एम के साथ में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। और साथ में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इशू पे ही जो फोकस किया गया था इसमें, ताकि जो है इसमें सभी लोगों का साथ ले सके, स्टेट गवर्नमेंट का भी और साथ में जितने भी जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं बॉटम से लेके अप्रोच में, और यानी कि जो टॉप लेवल पे, तो सभी को इसमें इंक्लूड करना था। जिससे कि इसका मेन मकसद था यहाँ पे कि एक नीचे लेवल पे जितने भी लोग हैं जो एक पॉलिसी थिंक टैंकर होते हैं, तो उन सभी को इंक्लूड करना इसमें इनका बेसिक एम था। लेकिन जो वहीं पे 5 ईयर प्लान था, तो उसमें उसमें हम लोग उसमें हम लोग फॉलो करते थे टॉप से लेके बॉटम अप्रोच में, यानी कि जो सबसे ऊपर में रहते थे तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन जो नीति आयोग का कॉन्सेप्ट बनाया गया हुआ है, तो इसमें बॉटम अप अप्रोच को फॉलो किया था, यानी कि जो बॉटम में जो लोग हैं तो उनको इसमें इंपॉर्टेंस दिया जाएगा और उन सभी लोगों को शामिल इसमें किया जाएगा। और इसमें देखिए जो मेनली पॉइंट्स जो आपके पूछे आते हैं, जैसे कि इसका फॉर्मेशन कब किया गया था, तो ये 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और ये किसके जगह पे आता है, तो ये प्लानिंग कमीशन के जगह पे। और ये किसके अंदर में आता है, तो ये
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। तो जुरिस्डिक्शन भी आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभार, और इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और एजेंसी के जो एग्जीक्यूटिव है, जैसे एग्जीक्यूटिव में जैसे चेयरपर्सन जो होते हैं तो वो खुद प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं इसके, यानी कि जो अभी करंट में प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, तो यही इसके चेयरपर्सन है। और एक वाइस चेयरपर्सन इसके होते हैं, तो वो है अभी राजीव कुमार, और साथ में एक सीईओ जो है तो वो है अमिताभ कांत है। तो ये आप लोग याद रखना, ये भी आपसे पूछे आते हैं एग्जाम में। अब आइए हम लोग यहाँ पे अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आपका नीति आयोग से एसएससी के, देखिए ये एग्जाम में आपको पूछे गए थे इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन था। तो हम जो है आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन करा देंगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा इस एग्जाम के लिए। तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है जो पूछे गए थे यहाँ पर आपका, कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही है। तो पहला देखिए इसमें दिया हुआ है कि नीति आयोग वॉज फॉर्म्ड ऑन 25 जनवरी 2016। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग दिया हुआ है। नीति आयोग का फॉर्मेशन किया गया था 1 जनवरी 2015 को, तो ये तो आपका इसमें रॉन्ग दिया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए अगला दिया हुआ आपका यहाँ पे कि नीति आयोग कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये देखिए आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, तो ये भी आपका स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग दिया हुआ है। फिर इसके बाद अगला देखिए दिया हुआ है द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इस नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब यहाँ देखिए इंस्टीट्यूट दिया हुआ है जबकि होता है इंस्टीट्यूशन, तो ये भी गलत आपका दिया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए अगला है इसमें कि द नीति आयोग इज ए पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो यही स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है एक एक पॉइंट को देखते चलना है और उसके बाद ही आपको आंसर को करेक्ट करनी है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। यानी कि जो नीति आयोग के जो गवर्निंग काउंसिल है, तो उसके इनमें से कौन कौन से पार्ट है। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे कि ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए जो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल होते हैं, तो इसमें जो है ये सारे मेंबर होते हैं, यानी कि जितने भी चीफ मिनिस्टर होते हैं हर एक स्टेट के। इसके अलावे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं दिल्ली और पुडुचेरी के, आप जानते हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी में भी जो है यहाँ पे भी असेंबली में सीट्स होती है इसकी अपनी। और इसके अलावे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के, तो ये भी जो है इसके पार्ट होते हैं। तो इसलिए आपका ऑल ऑफ दी एबव आपका हो जाएगा। तो ये सारे चीज मतलब कि इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप लोग याद रखना है। सभी जो गवर्निंग काउंसिल के अंदर में जितने भी चीफ मिनिस्टर होते हैं या फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो सभी को इसमें जो है शामिल किया जाता है। तो ये सारा चीज आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखिए ये भी आपके एसएससी में ही क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर डेब्यू से। देखिए ये पूछा गया था आपका यहाँ पे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही है। तो देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि द एम ऑफ नीति आयोग इज टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड टू इन्हांस द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द कंट्री। तो ये तो इसका मेन एम तो है ही कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना चाहते हैं नीति आयोग का, ये पहला एम है। इसके अलावा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे भी फोकस ये किया गया हुआ है इसके अंदर में, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है यहाँ पे। फिर इसके बाद टू देखिए इसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो यही इसके एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। फिर इसके बाद अगला देखिए दिया इसमें कि देयर आर 8 फुल टाइम मेंबर्स इन द नीति आयोग। तो नीति आयोग में 8 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, तो ये देखिए स्टेटमेंट आपका इसमें रॉन्ग दिया हुआ है। इसमें 8 मेंबर्स नहीं, इससे भी ज़्यादा कहीं होते हैं। तो इस तरीके से इसमें आपका 1 और 2 जो स्टेटमेंट आपका है ये सही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ओनली 1 एंड 2 स्टेटमेंट आपका सही है, यानी कि 3 आपका इसमें रॉन्ग दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो फुल टाइम मेंबर जो होते हैं, जो कि अगर नीति आयोग के अंदर में आते हैं, जैसे एक वाइस चेयरपर्सन तो होते ही है, इसके अलावा 5 फुल टाइम मेंबर इसमें होते हैं। इसके अलावा 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, जैसे कि जो भी लीडिंग यूनिवर्सिटीज हो गए, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से हो गए। इसके अलावा जो अदर रिलेवेंट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें कि 100 कैपेसिटी होती है, तो उससे ये सारे होते हैं। और इसके अलावा 4 इसमें 100 मेंबर भी होते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से। और इसके साथ में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते हैं, जो कि एक सेक्रेटरी के रैंक के होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। तो ये सारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, और साथ में एक सेक्रेटरीट होते हैं। तो इस तरीके से इसमें 8 से भी ज़्यादा फुल टाइम मेंबर इसके होते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे देखिए जो चेयरपर्सन होते हैं तो ये एक्स ऑफिसर होते हैं इसके, यानी कि फुल टाइम मेंबर के अंदर में नहीं आते। माने कि जब भी नीति आयोग की मीटिंग होती है तो उसमें चेयरपर्सन करते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद इसके। लेकिन जो फुल टाइम मेंबर होते हैं तो ये सारे इसके मेंबर होते हैं। तो आई होप कि ये सारे आपको क्लियर अब हो गया होगा। तो देखिए नीति आयोग से आपका कोई भी क्वेश्चन आप पूछा जाएगा ना, तो आप लोग उसको आराम से कर लीजिएगा। तो आई होप कि ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे।
तो चलिए दोस्तों, फिर अब मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए पीडीएफ हमने इसका ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है आपको, जो है इसमें ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और जो लोग कोर्स को ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं तो उनको पीडीएफ वहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो आपको इसके लिए कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे फ्री में अवेलेबल हो जाएगा कोर्स के साथ ही आपको। तो चलिए, यदि आपका और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना, कोई भी कोर्सेज से रिलेटेड आपको डाउट्स है तो आप लोग कमेंट कर देना, या फिर मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से लेक्चर्स को कवर करते चलेंगे आपके लिए हम। और साथ में जो है आपको एडिशनल पॉइंट्स भी यहाँ पे जो भी रहेंगे तो वो भी हम आपको बताते चलेंगे, जिससे कि आपका पूरा कंप्लीट तैयारी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि आप लोग तैयारी करते हैं तो आपका जो है काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा इसमें। हमने इसको पूरे अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है, और जितने भी टॉपिक्स इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है तो ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट आपके हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इतना यदि आप लोग कर लेते हैं जो, तो आप लोग जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।